Hello students, how are you? I hope you will be fine and be safe at your home. And also your study is going well in this lockdown period. Dear students, myself Vishwas Pratap Pandey, as a teacher of GST Uchtar Madhyamik Vidyalaya, present here to give you an information and to teach you. Students, as everyone knows that the whole world is suffering from a big problem of an infection of COVID-19 coronavirus, and everyone knows that there is no vaccine for such type of virus till now, and whole world is totally stopped now. Every schools, colleges, malls, every places where large crowds could be seen is total stop. And everyone knows that the importance of education that now stop. The government take a decision and the DIOS Kushinagar ordered, and the management of GST Uchtar Madhyamik Vidyalaya has succeeded to provide you online classes so that your education will not be interrupted, and you may take your guidelines from your teachers, and your studies may be run smoothly. Now I am here especially for the students of class 10th UP board with the subject of English. So this is my first video. First day I am going to teach you. So I will teach you nothing more than the syllabus of English. Today I will tell you what is the syllabus for UP board for English. Let's see and try to understand. If there is any problem, you can call me or send me SMS. My service is available for you 24/7. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि मैंने बताया, हाई स्कूल के छात्रों के लिए जो छात्र यूपी बोर्ड से क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यानी कि 9th से 10th में भी गए हैं, उन छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय में, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सिलेबस का मतलब ही होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम, और किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस को जान लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं है, पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है, तो हमको पढ़ना कुछ और पढ़ेंगे कुछ और। पढ़ रहे होंगे पूरे साल कुछ और एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कुछ और हम करने में उसको अक्षम हो जाएंगे, उसको हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच इंग्लिश सब्जेक्ट की पाठ्य योजना को लेकर आया हूं, पाठ्यक्रम को लेकर आया हूं कि क्या क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि 100 नंबर का हर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का 100 नंबर का एग्जाम देना है आपको। अब इसमें हुआ क्या इस समय, तो कुछ वर्षों से इसमें से 30 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के अलग हो गए हैं, जो आपके सत्रीय कार्य पर निर्भर होते हैं, जो हर 2-2 महीना पर आपसे पूरे कराए जाते हैं, और वो नंबर आपके सत्रीय कार्य पर डिपेंड होते हैं। 10-10 नंबर के 3 सत्रीय कार्य होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आपका ये 30 नंबर आ गया, बचा आपका 70 नंबर। 70 नंबर में आप देखिए
70 नंबर में हमारा होता है इंग्लिश फर्स्ट पेपर और इंग्लिश सेकंड पेपर। बोथ पेपर्स इंग्लिश फर्स्ट एंड इंग्लिश सेकंड पेपर कैरी इक्वल मार्क्स ऑफ 35। दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों 35 नंबर के बराबर अंक धारण किए हुए होते हैं। कुछ लोग के अंदर हमने देखा होता है, कुछ लोगों के अंदर होता है कि फर्स्ट पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर क्या है, ठीक है। हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सेकंड पेपर को, चूंकि इंपॉर्टेंट तो दोनों है, दोनों बराबर नंबरों की दृष्टि से दोनों बराबर मार्क लिए हुए हैं। 35 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर भी होता है, 35 नंबर आपका सेकंड पेपर भी। इन फर्स्ट पेपर के 35 नंबर में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि हमको पढ़ाना भी। एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमको इस समय ज्यादा सेकंड पेपर ही ज्यादा हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में चीजों को एक्सप्लेन करना होता है और टाइम ज्यादा लगने होते हैं उसमें। इसे सेकंड पेपर को आसानी से हम वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके अवेलेबल कराते रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर को अगर थोड़ा समय में देख लिया जाए तो इसमें 3 चीजें हमको पढ़नी होती है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। ये 3 चीजें आपको देती हैं 35 नंबर। बहुत ही आसान चीजें होती हैं। ये 16 नंबर होता है, ये 7 नंबर होता है और ये आपका 12। कॉम्प्रिहेंशन पैसे से आपको 4 नंबर मिलेंगे, लॉन्ग आंसर से 4 नंबर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर से 4 नंबर मिलेंगे और वोकाबुलरी जिसमें मैचिंग ही इंपॉर्टेंट है उसमें से 4 नंबर आपको मिलेंगे। पोएट्री से 7 नंबर, 4 नंबर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजा से होगा और 3 नंबर आपका 4 रंग कविता लिखने के लिए या सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए होता है। वही होता है आपका सप्लीमेंट्री से, तो आपका 4 नंबर 3 लेसन से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर के 2 क्वेश्चन और उसके बाद से 4 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 4 नंबर ट्रू फॉल्स इसमें से होगा। 3 ही लेसन से 12 नंबर, बहुत ही आसानी से आपको 35 नंबर मिलने वाले हैं। अब आइए स्पेशली जिसकी हम बात करने वाले हैं, स्पेशल जिसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं, इंग्लिश सेकंड पेपर के लिए। और इंग्लिश सेकंड पेपर में हमारा ग्रामर पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 15 नंबर लिए हुए हैं। ट्रांसलेशन 4 नंबर का है और वही राइटिंग स्किल और आंसरिंग पैसे से आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको करना क्या होता है, क्रम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको यही है। यही सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलेंगे, यही चीजें आपको पढ़ना है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसानी से हो सके। सबसे पहला पॉइंट हमारा है फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस। ये आपका 2 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या होता है, तो इसमें हमको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अब तक आप छोटे स्तरों पर जब पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ही सिर्फ आपने अध्ययन किया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको करना क्या है, इधर उधर दिए गए शब्दों को एक क्रम में रख के अरेंज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस एवरीवन नोज दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। और जब तक शब्दों का क्रम सही नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वाक्य हमारा नहीं। यानी कि सीधे तौर पर हमको बनाना है वाक्य शब्दों के क्रम को सही करके। जिसमें आपको स्पेशली पढ़ा जाएगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 3 पार्ट क्वालिफाई, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज। और प्रेडिकेट के 3 पार्ट हमारे हो जाएंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इसको और गहराई से पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। क्वालिफायर भी हमारा टूटा होगा, उधर जाएंगे तो वर्ब भी टूटा होगा, ऑब्जेक्ट भी टूटा होगा, कॉम्प्लीमेंट भी अलग अलग भागों में बटा होगा। तो उसको रीअरेंज करना, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फ्रेम करेक्ट सेंटेंस हमको आ जाएगा। और यही सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाने भी वाले हैं। फीलिंग ऑफ वर्ब की बात करते हैं। फीलिंग ऑफ वर्ब में स्पेशली हमको पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान दे तो फीलिंग ऑफ वर्ब में हमको पढ़ना होता है वर्ब, क्रिया। सबको पता है क्रिया होता क्या है। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। क्रिया जो है वो कार्य को प्रदर्शित करती है, लेकिन ऐसे शब्द जो कर्ता द्वारा किए गए कार्यों को बताती है वो क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर हमको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, किसी चीज का डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमको करना क्या है, तो इस फीलिंग ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट का पार्ट दिया होगा, प्रेडिकेट का भी पूरा पार्ट दिया गया होगा एक्सेप्ट वर्ब। वर्ब को छोड़कर सारा पार्ट दिया गया होगा और जो वर्ब हमको भरना होगा क्वेश्चंस के आगे बॉक्स में दिए गए होंगे उसी का उचित रूप सबको पता है कि 3 रूप, थोड़े तो बढ़ेगा तो 5 रूप। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म या सीएस का फॉर्म मेनली होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो उसको देखना है किस दृष्टि से किस टेंस का वो वाक्य है
और वहां पे कौन सा बॉब भरा जाएगा बहुत ही इजीली आपको हम बता देंगे, आसानी से आप कर लेंगे। 15-16 रूल आपको बता दिया जाएगा उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो होता है रूपांतरण, वाक्य के भाव के आधार पर वाक्य को बदलना, ठीक, रचना के आधार पर नहीं। अब इसमें 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन हमको स्पेशली पहले अफर्मेटिव से निगेटिव वगैरह भी चीजें आती थी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अब क्या कर दिया, इसीलिए पुस्तक में लिखे हैं सिर्फ एक्टिव और पैसिव। इससे पिछले वर्षों में देखा है सिर्फ एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एक्टिव और पैसिव हमको पढ़ना है, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही बदलना एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या, तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, यानी कर्ता प्रधान वाक्यों को हमें कर्म प्रधान वाक्यों में बदलना यहाँ पर सीखना है। और ये चीज हमको आ गया तो आसानी से 2 नंबर हम गेन कर लेंगे, और ये भी बहुत सिंपल ही आपको हम पढ़ाने वाला हूं। नरेशन, नरेशन में आपको पढ़ना, नरेशन का मतलब होता है व्याख्या। नरेशन में होता क्या है, तो एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है, यानी किसी के द्वारा कही गई बात अगर आप हूबहू बताते हैं बिना कोई परिवर्तन किए तो डायरेक्ट नरेशन है। अब किसी के द्वारा कही गई बातों को हूबहू न बताकर उसे अपनी भाषा में बताने का काम करते हैं तो है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यही चीज हमको यहाँ पर सीखना है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर भी आपको यही मिलने वाला है ग्रामर पोर्शन से। फिलिंग अप प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही शब्द का अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंसों में किया जाता है, अलग अलग अर्थों में किया जाता है। इसमें हमको पढ़ना है कि इन, इनटू का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑन, एट, अपॉन, ओवर का प्रयोग कैसे करते हैं, अंडर का प्रयोग किस सिचुएशन में होगा, बिहाइंड का प्रयोग किस सिचुएशन में होगा, ऑफ का प्रयोग किस सिचुएशन में होगा, फॉर का प्रयोग किस सिचुएशन में होगा। उन सारी स्थितियों को हम जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कहा गया है क्या कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन ऑल्सो, एंड ग्रामर नीड्स ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ग्रामर आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ग्रामर के लिए में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को तैयार करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आप करते रहे तो प्रैक्टिस के साथ आपके ग्रामर के रूल्स आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो ये हमको फीलिंग ऑफ प्रीपोजिशन से पढ़ना है। सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य पूरा करना। इसमें क्या होता है कि वाक्य के कुछ अंश दिए गए होते हैं और आगे के अंश खाली रहते हैं। हमको क्या करना है, कुछ ऐसे आगे उपवाक्य को, वाक्य को लिखना है जिससे उस पूरे वाक्य का सही अर्थ निकलने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक ही शब्द है, एक ही उपवाक्य है जिसको लिखकर वाक्य को पूरा करना है। वह कठिन परिश्रम करता है फिर भी सफल नहीं होता, फिर भी धन नहीं कमा पाता। कुछ भी आगे चीज ऐसे लिखेंगे जिससे उसका अर्थ क्लियर हो जाए। एक चीज अगर हम कर लिए तो हमको मिलेगा 2 नंबर। अगला पॉइंट बहुत ही इजी सा है, वर्ड कंप्लीजन। इसमें स्पेलिंग टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड कंप्लीजन में होता क्या है, तो कोई लेटर लिखा रहेगा, जैसे मार्कर्स लिखा है और बीच के कुछ वर्ड खाली रहेंगे, तुमको आगे कुछ ऐसा लिखना है जिसका इसका अर्थ क्लियर हो जाए। क्योंकि वर्ड के बारे में ही आपको पता है कि अक्षरों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकले, यानी कि अक्षर ऐसे भरने हैं जिससे उसका अर्थ निकलने लगे। अगर ऐसा हम कर दिए तो ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहां से आपको, और दोनों में ये 2 लेटर्स भरने होते हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में होता क्या है, तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना हमको सीखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट। क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, लिखना गलती कर देते हैं। कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग कर नहीं करना है, कैसे फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, अब्रिविएशन में कैसे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, कैसे अब्रिविएशन का निर्माण करते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन आप इस पंक्चुएशन के अंतर्गत आकर ही करेंगे। अक्सर देखा जाता है SST लोग लिखते हैं, MD लोग लिखते हैं, PhD लोग लिखते हैं, लेकिन उसमें फॉल्ट आता है इस पंक्चुएशन से रिलेटेड। तो अगर आप इसका अध्ययन ध्यान से कर लेंगे तो आपसे वो गलती होने वाला नहीं है, और आगे के जीवन में आपके लिए अत्यंत आसान चीज हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर कहता है क्या
ग्रामर का डिफिनेशन पे हम ध्यान दें तो ग्रामर इज ए मेथड बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट और स्पीक एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। ग्रामर इज ए मेथड बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट और स्पीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रॉपरली। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को यानी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन जो हमारा होता है, क्योंकि इस पर कोई भी टीचर होगा बहुत ही इसको फोकस करके पढ़ाया जाता है, लेकिन नंबरों के माध्यम से देख लीजिए सिर्फ 4 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। 15 नंबर से आपका ग्रामर है तो 4 नंबर आपका ट्रांसलेशन है, और इन 4 नंबर के लिए 4-4 महीने पढ़ाई होती है। 3 महीना 4 महीना खूब इसको पढ़ाया जाता है, और आखिरकार होता क्या है कि 4 नंबर का ट्रांसलेशन भी सही नहीं होता है। लेकिन इस 4 नंबर के ट्रांसलेशन के लिए जो होता है, पहले दोनों चीजें आती थी, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी, लेकिन हमको यहाँ पे हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बताना, यही आएगा ट्रांसलेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए हमको यूजेस जान लेने होंगे, टेंस जानने होंगे, साथ में कुछ स्पेशल रूल्स जानने होंगे, कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस का ज्ञान हमें होना चाहिए, और साथ में वोकाबुलरी हमारे पास खूब होना चाहिए, शब्द भंडार हमारे पास होना चाहिए। ये तो सब कुछ होने के बावजूद अगर किसी हिंदी शब्द का अंग्रेजी में नहीं आता है, इंग्लिश उसका नहीं जानते हैं, तो उसका अनुवाद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं तो राइटिंग स्किल और अनसेन पैसेज, चूंकि बच्चों के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए चीजें होती हैं, और पढ़ाई कम जाती है, पढ़ाने में चीज को बता दिया था, बाकी ये 2 चीजें पढ़ाई तो कम ही जाती है। एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और या फिर लेटर राइटिंग दोनों एग्जाम में होता है, कोई एक आपको करना होता है। एप्लीकेशन में छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन होगा, या फिर किसी अरेंजमेंट के लिए होगा, जैसे बुखार लग गया छुट्टी चाहिए, दीदी घर शादी में जाना है छुट्टी चाहिए, पापा का तबादला हो गया टीसी चाहिए, फैमिली का जो कंडीशन है इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है, फीस में छूट चाहिए, उन सारी चीजों के लिए एप्लीकेशन पूछे जाते हैं आमतौर पर। और दूसरा चीज क्या है लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग में जैसे पिताजी के पास आप पत्र लिख रहे हैं, आपको पॉकेट मनी की आवश्यकता है, जेब खर्च की आवश्यकता है, क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए आवश्यकता है, आपका बर्थडे पार्टी है, अपने दोस्तों के पास आप पत्र लिख रहे हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, गर्मी की छुट्टी है, अपने मित्रों को घर पे घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो इस तरह के लेटर्स आपको आएंगे। इसके लिए आपको फॉर्मेट बता दिया जाता है कि एप्लीकेशन लिखा कैसे, इंपॉर्टेंट वही होता है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखना आता है कि नहीं आता है, वो आपका फॉर्मेट ही बता देगा आप कैसे लिखे हुए हैं। ऐसे राइटिंग में आ जाए तो ऐसे निबंध लेखन इसको कहते हैं हम। ये आपका पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र लेखन था, ये आपका निबंध लेखन है। निबंध लेखन में आपका होता क्या है, तो निबंध लेखन में आपको 150 वर्ड्स के पर का निबंध लिखना होता है, और सबसे आसान चीज ये हो जाता है कि इसमें आपको हेडिंग्स दिए गए होते हैं, किस टॉपिक पे आपको लिखना है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन किन किन पॉइंट्स पे आपको लिखना है, ये आपको दे दिया गया होता है। माई स्कूल, माई फादर, माई मदर, पोस्टमैन, एक द काउ, ए डॉग, इस तरह के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ऐसे राइटिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसके लिए हेडिंग भी दिए गए होते हैं। जैसे माई स्कूल पे आ गया तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद से द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल, द रूम्स ऑफ माई स्कूल, द टीचर्स ऑफ माई स्कूल, ये सारी चीजें उसमें पहले से दी गई होंगी। उसी के अंदर 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन आप लिखते जाएंगे, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आंसर पैसे इसको कहते हैं अपठित गद्य अवतरण। इसमें आपका एक गद्य अवतरण दिया रहता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं पढ़ाया नहीं गया होता है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अक्सर जो चीजें आती हैं आप पीते समय में कहीं ना कहीं किसी क्लास में पढ़े होते हैं, और उससे आपको पढ़ना होता है, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइटल ऑफ द पैसेज, उसके जो पैसेज दिया गया उसका टाइटल क्या होगा वो आपसे पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन और उसी में से होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सरसरी निगाह से पढ़ना होता है, और सरसरी निगाह से पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चंस को समझने होते हैं और उसका आंसर देना होता है। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, इस आंसर पैसे करने के बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, वो जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको सिलेबस बता दिया। अब मैं आपसे आगे के अपने वीडियो के बारे में बताऊंगा कि आगे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो ये आप याद रखें कि मैं आपके ग्रामर पोर्शन से 2 नंबर का पॉइंट फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस
लेकर आपके लिए अगले वीडियो में आ रहा हूं, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, बी सेफ एंड ट्राई टू स्टडी ऑनलाइन and try to study offline also. Thank you so much.